कहानी, सबक, लव मैरिज या कच्ची उम्र की भूल। पाखी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी इधर-उधर जाती भीड़ को अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से बड़ी हैरानी से देख रही थी। वह पहली बार दिल्ली आई थी या उसकी किस्मत उसे ले आई। अपनी गठरी को सीने से लगाए वह अपनी मुँह बोली मौसी के पीछे-पीछे चल रही थी। जो उसे उसकी मंजिल, उसकी सगी मौसी के घर तक पहुँचाएगी। उम्र थी 18.5 बरस। आने-जाने वालों की निगाहें उसे ऐसे घूर रही थी जैसे निगल जाएँगी। ऐसे माहौल को देखकर वह कुछ सहम गई थी। मौसी ने पटपड़गंज के लिए ऑटो रिक्शा लिया और दोनों उस रिक्शा में बैठ गई। वह बिल्कुल चुप थी। पूरी तरह से अपने अतीत में खोई हुई। बिहार का एक गांव, माता-पिता और 5 भाई-बहन से भरा पूरा परिवार। पिता छोटे किसान और माँ परिवार संभालती थी। एक बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो गई थी। दोनों की ससुराल उसी गांव में थी। बहन अपनी ससुराल में ही मस्त थी और भाभी जैसी होती है वैसी ही थी। माँ के साथ काम में वह हाथ बटाती थी स्कूल से आने के बाद। 10वीं कक्षा तक जैसे तैसे पहुंच गई थी, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सहेलियों के साथ इधर-उधर घूमना उसे बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों से जब वह स्कूल से वापस जाती तो लड़कियों को देखने के लिए कुछ लड़के एक ही जगह इकट्ठे खड़े होते थे और उन्हें देखकर आपस में इशारे से बात करते। शुरू-शुरू में तो उसे बहुत डर लगता था। उनको देखकर चाल और तेज हो जाती। जब उन्होंने किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की तो धीरे-धीरे उन्हें अच्छा लगने लगा। उनमें से एक की नजरें पाखी के चेहरे पर गड़ी रहती थी। वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। ऊंची जात का लड़का था, ब्राह्मणों का। पाखी नीच जात की तो नहीं थी मगर उनकी बराबरी ना थी। जिस दिन वह नहीं आता उसकी नजरें उसे ढूंढती और जब दिख जाता तो नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी पाखी में। उसकी इस अदा ने पवन को उसका दीवाना बना दिया था। जी हाँ, यही नाम था उसका, पवन। चढ़ती लहरें आखिर कब तक नदी के काबू में रहती हैं, आखिर किनारे तोड़कर राह बदल लेती हैं। यही उनके साथ भी हुआ। पवन की नजरें हर घड़ी खामोश निमंत्रण देती थी और वह उन्हीं नजरों के खिंचाव से मजबूर उसकी तरफ झुकने लगी थी और वह दोनों चुपके-चुपके मिलने लगे थे। उम्र का आकर्षण ऐसा था कि जिस दिन ना मिल पाते, दोनों बेचैन रहते थे। कभी खेत में, कभी मेले में, दोनों अकेले मिलते। पवन एक अच्छा लड़का था, पाखी उस पर विश्वास करने लगी थी। पवन ने कभी उससे नाजायज हरकत नहीं की थी। वह पाखी से कहता था दुल्हन बना के ले जाऊंगा अपने घर, तो पाखी हंसकर कहती, तुम ऊंची जात से हो पवन, तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। तो पवन कहता शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। पाखी अब 18 बरस की होने को थी। माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। पाखी ने डर के मारे घर पर पवन के बारे में कुछ नहीं बताया था। जानती थी पता चलते ही बवाल हो जाएगा। जात पात के नाम पर एक दिन भावनाओं में बहकर दोनों ने अपनी हद पार कर ली। कच्ची उम्र की भूल ने पाखी को चिंता और पछतावे के एहसास से भर दिया। पाखी रोने लगी तो पवन ने उसके कंधे पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि वह बहुत जल्द अपने माँ बाप से बात करके उससे शादी कर लेगा। पाखी, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। परंतु पाखी के मन में डर बैठ गया था अपने भविष्य को लेकर।
पवन ने जब माता-पिता को बताया कि वह पाखी से शादी करना चाहता है, तो पूरे घर में हंगामा मच गया। माँ-बाप, बड़ा भाई और भाभी सभी इस रिश्ते के खिलाफ थे। वजह वही थी, ऊंची और नीची जात। जब कोई भी समझने को तैयार नहीं हुआ, तो पवन ने गुस्से में कहा, शादी तो हम पाखी से ही करेंगे, चाहे आप माने या ना माने, और घर से बाहर निकल गया। 2 दिन इसी माहौल में गुजर गए। पाखी ने डर के मारे घर पर कुछ नहीं बताया था, जानती थी बात करते ही घर में बवाल मच जाएगा। 2 दिन बाद जब दोनों मिले, तो पवन ने पाखी से कहा कि मुझे अपने घर वालों से कोई उम्मीद नहीं, इसलिए मैं तुमसे मंदिर में शादी करना चाहता हूँ। तुम अपनी मर्जी बताओ। तो पाखी ने कहा, अगर शादी के बाद तुम्हारे घर वालों ने मुझे स्वीकार ना किया, तो हम कहाँ जाएंगे? मैं जानती हूँ मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं देंगे। पवन ने कहा, सूरत में जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाएंगे। पाखी ने हाँ में सिर हिला दिया। वह साल में 1 महीना छुट्टी पर आता था। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता ना था। पवन के बिना वह रह भी नहीं सकती थी। पवन ने उसे 2 दिन बाद गांव के बाहर मंदिर में पहुंचने को कहा। 2 दिन बाद पवन अपने 2 दोस्तों के साथ मंदिर के बाहर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी सामने से पाखी को आता देख उसकी आंखों में चमक आ गई। गुलाबी रंग के लहंगा चोली में पाखी दुल्हन की तरह लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की चूड़ियां भी पहनी हुई थी। घर पर उसने माँ से कहा था, गांव के बाहर उसकी एक सहेली की शादी है। दिन में ही फेरे होंगे, शाम तक लौट आऊंगी। झूठ बोलते हुए उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। नजर उठाकर घर की तरफ देखा, जैसे जानती हो कि पता नहीं फिर दोबारा यहाँ पैर रखना नसीब होगा या नहीं। भारी मन से वह बाहर निकल आई। लग रहा था शादी से पहले ही विदाई की रस्म हो गई हो। पवन ने कहा, आ जाओ जल्दी से, अंदर पूरी तैयारी है। पवन ने पंडित जी को मना लिया था। उनकी शर्त थी कि शादी के बाद होने वाले बवाल का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। पवन ने कहा, पंडित जी आप निश्चिंत रहिए, आपका कोई जिक्र नहीं होगा। 2 मित्रों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हो गया था। पाखी की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। दोस्तों ने बधाई देकर दोनों का मुंह मीठा करवाया। अब बारी थी अगले कदम की, जो बहुत कठिन था। पवन अपने दोनों दोस्तों और पाखी के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। पाखी ने लंबा घूंघट निकाला हुआ था। तभी पवन ने उन तीनों को बाहर रुकने को कहा था। छुट्टी का दिन था, सभी घर पर थे। पवन को देखकर सभी एक जगह इकट्ठा हो गए। उन्हें उसके तेवर कुछ अलग लग रहे थे। पवन ने माँ बाप को एक जगह बैठने को कहा और बताया कि उसने पाखी से मंदिर में शादी कर ली है और 2 दोस्तों के सामने उसे अपने साथ लाया हूँ। अब वह इस घर की बहू है। आप आशीर्वाद देकर उसे स्वीकार कर लें। माँ बाप को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। माँ चिल्लाने लगी और बड़े भाई ने गुस्से में गालियां देनी शुरू कर दी। एक नीच जात की लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बनेगी। पवन ने हाथ उठाकर बड़े भाई को चुप कराते हुए कहा, भाई साहब आपकी मंजूरी की जरूरत नहीं। आपने भी तो अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया है। वह बात अलग है कि वहां जाति विवाद नहीं था। माँ ने जोर से रोते हुए ऊंची आवाज में कहा, हे राम, अपने तो दोनों बेटे ही नालायक निकले। शोर की सारी आवाजें पाखी के कानों तक आ रही थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। पवन की माँ ने कहा, जो लड़की अपनी माँ बाप का भरोसा तोड़कर बिना बताए तुमसे शादी कर सकती है, वह कल को तुम्हारे लिए कैसे वफादार रहेगी।
पाखी के दिल को ये सारी बातें तीर की तरह चुभ रही थी। 1 घंटे से वह यूं ही दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी किसी बात का असर परिवार पर ना होते देख पवन ने माँ-बाप को अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अगर आप लोग पाखी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो आज ही पाखी को लेकर सूरत चला जाऊँगा और आप लोगों से मेरा संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप लोगों को दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। पवन का ये तीर निशाने पर लगा। कोई माँ-बाप अपने बच्चे से हमेशा के लिए अलग नहीं होना चाहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी समझौता क्यों ना करना पड़े। माँ ने भारी आवाज में बेमन से कहा, जा ले आओ उसे अंदर। पवन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाई भाभी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चले गए। पाखी ने पवन के साथ दहलीज के अंदर पांव रखा। पवन और पाखी ने पहले पिता के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। पिता ने पाखी के सिर पर हाथ रखकर कहा, सदा सुहागन रहो। फिर जब उन्होंने माँ के पांव छुए तो माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, दीर्घायु हो। उन्होंने पाखी के सिर पर हाथ नहीं रखा था। पाखी जान चुकी थी जिस डगर पर वह निकल आई है वह बहुत कठिन है, मगर मन को तसल्ली थी पवन जैसा साथी है साथ देने को और वह कभी भी उसे मझधार में नहीं छोड़ेगा। माँ ने कहा, ले जा इसे अपने कमरे में। पवन और पाखी दोनों अपने कमरे में आ गए थे। पवन पाखी को प्यार से समझाते हुए कहने लगा, पाखी तुम्हें तुम्हारा हक तो मैंने दिलवा दिया है। इसके बाद इस परिवार वालों का दिल जीतकर अपना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है तुम इसमें जरूर कामयाब हो जाओगी। पाखी ने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने टोलियां बनाकर बातें बनाना शुरू कर दिया। पाखी के घर में तो जैसे मातम फैल गया था। रिश्तेदार थू-थू कर रहे थे। पाखी की माँ ने तो गम से बिस्तर ही पकड़ लिया। ऊंची जात वालों से झगड़ा भी नहीं कर सकते थे, उस पर अपना सिक्का खोटा था। पाखी की सास हर रोज उसे ताने देती कि तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, अब तुम्हें भी चैन से ना रहने दूंगी। वह सिर झुकाकर सब सुनती मगर चुप रहती, पूरा दिन काम में लगी रहती। जेठानी उससे बदतमीजी से बात करती थी और पूरे घर के काम की जिम्मेदारी भी उस पर डाल देती थी। उसके हर काम में नुक्स निकालती मगर वह खामोश सब बर्दाश्त करती थी और पवन से कोई शिकायत नहीं करती थी। इसी तरह 15 दिन बीत गए। पवन की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, उसे वापस काम पर जाना था। पाखी की जान पर बन आई थी, पवन के जाने के बाद मेरा इस घर में क्या होगा। उसने आंसू भरी आंखों के साथ जाते हुए पवन को कहा, जल्दी लौटना या मुझे बुला लेना। तुम जानते हो मेरा इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं। तुम्हारे बिना यहाँ मेरा एक एक पल कांटों पर गुजरेगा। पवन ने उसे दिलासा दिया और भरे मन से स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ा। जाने से पहले उसने पाखी को एक फोन ले दिया और कहा, जब मन करे रात को मुझसे बात कर लेना और खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए। कहा, संभाल कर रखना, जरूरत में काम आएंगे। पवन के जाते ही जैसे घर के हर सदस्य ने उस पर इस तरह हमला करना शुरू कर दिया जैसे ही इंतजार में बैठे हों कि कब पवन जाए और हम अपनी भड़ास निकालें। पूरा दिन वह मेहनत करती और बचा हुआ रूखा सूखा खाना उसके आगे डाल दिया जाता। अगर किसी बात पर सफाई देने की कोशिश करती तो उसकी सास उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करती। कहती, नीच जात से आई लड़की अब तो मुझसे बहस करेगी। कोई उसकी सुनने वाला ना था। बस ससुर की बूढ़ी आंखें
उसे परखती रहती थी कि इतनी कठोरता के बावजूद भी ये लड़की बाहर किसी से हमारे घर की बुराई नहीं करती। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि वह पाखी के साथ सख्ती से पेश ना आए, मगर वह कहाँ मानने वाली थी। उसने पति को ही हड़का दिया, आपको मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। हर रात जब वह पवन से फोन पर बात करती, उसे लगता उसकी तकलीफ कम हो गई है। फिर सुबह उसे बर्दाश्त करने की नई ऊर्जा मिलती। मगर बात जब हद से बढ़ गई तो उसने पवन से इस बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। पवन ने कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। मगर अगली बार जब बात होती तो वह उसे ही समझाने लगता। घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही हैं, तुम्हें ही एडजस्ट करना होगा। इसी तरह से दिन बीते जा रहे थे। अब पवन भी पूरी तरह से उसकी बात नहीं सुनता था। उसे लगता था जब भी फोन करती है शिकायत ही करती है। उसे भी उसमें कमी नजर आने लग गई थी। इसी तरह से 3 महीने बीत गए। कभी कभी उसका मन करता घर छोड़कर भाग जाए, मगर जाए भी तो कहाँ, कोई ठिकाना ना था जहां वह सिर छुपा सकती। एक दिन पड़ोस में उसकी मुंह बोली मौसी अपनी बहन के यहाँ मिलने के लिए आई हुई थी, दिल्ली से। जब वह उससे मिलने आई तो उसने बातों ही बातों में अपने मन की सारी बात कह दी। अभी तक कोई मिला ना था जिससे वह अपने मन की बात कर सके। मौसी का दिल उसकी बातें सुनकर पसीज उठा। पाखी ने कहा, मौसी क्या आप अपने साथ मुझे दिल्ली ले जाकर मेरी मौसी के घर छोड़ सकती हो? मैं इस नर्क से बाहर निकलना चाहती हूँ। मौसी ने कहा, ठीक है, 2 दिन बाद जब मुझे वापस जाना है तुम तैयार रहना। बिना बताए उसी रात पाखी ने पवन से बात की और पूछा, तुम कब लौटोगे? मेरा यहाँ पल पल रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ना हो कि मेरा हौसला खत्म हो जाए और मैं कोई गलत कदम उठाऊं। पवन ने समझाया, तुम्हें सब्र करना होगा, अभी मैं काम छोड़कर नहीं आ सकता। 6 महीने बाद आऊंगा, तब तक तुम्हें ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा। पाखी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या फैसला करे। 2 दिन बाद वह बिना बताए और पवन को इतला दिए बिना ही मुंह बोली मौसी के साथ स्टेशन के लिए चल दी। उसके जाने के अगले दिन ही घर वालों ने पवन को फोन पर बताया कि पाखी बिना बताए ही घर छोड़कर चली गई है। हमने तो उससे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। पवन सब जानते हुए भी अनजान बना हुआ था। उसने पाखी के फोन पर फोन किया तो पाखी ने उसे बताया कि मुझे मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। मैं दिल्ली अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। अब वहां वह दोनों पटपड़गंज पहुंच चुकी थी। मौसी के घर पहुंचकर पाखी ने मौसी को अपनी सारी आपबीती बताई। मौसी का दिल तो पसीजा, मगर दिल्ली जैसे शहर में एक और मेहमान का बोझ कौन बर्दाश्त करना चाहता है। मन से वह भी नहीं चाहती थी। 4 दिन बीते। पाखी की मौसी कुछ घरों में काम करती थी। वह पाखी को अपने साथ लेकर गई और उसे काम पर लगाने के लिए बात पक्की कर दी। हर आने जाने वाले की निगाहें उसे अजीब तरह से देखती थी। शहर का अंदाज ही अलग था जो उसकी समझ से बाहर था। लोगों की नजरों और जुबान पर अलग अलग सवाल होते थे। घर से भागकर आई है? क्यों भागकर आई है? भागकर शादी क्यों की? हर सवाल का जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। 1 हफ्ता बीत गया था काम करते हुए। जिन मालकिन के यहाँ काम करती थी उनके मन में भी शंका रहती थी कि ना जाने ये कैसी लड़की है। धीरे धीरे वह सब समझने लगी थी। शहर का माहौल उससे बहुत भारी लगने लगा। उसे लगने लगा यहाँ रहना आसान नहीं। मौसी को भी वह बोझ लगने लगी थी। इतने पैसे थे नहीं कि अलग से किराया दे सकती। अकेले रहने की हिम्मत भी नहीं थी इस शहर के जंगल में। उसे गांव की याद आने लगी। मन में विचार आया, इससे अच्छी तो वही थी
जैसे भी थे, कम से कम बाहर के जंगल से तो बचा कर रखते थे, यहाँ तो भेड़ की खाल में भेड़िए घूमते हैं। उसने पवन को फ़ोन किया, तुम कब आओगे? या तो आकर मुझे अपने साथ सूरत ले जाओ, या मुझे खुद वापस घर छोड़कर आओ। घर वालों को समझाकर पवन उसे दिलासा देता था कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। 1 हफ्ते के बाद पवन का फोन आया, तैयार रहना, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पवन के पास वापस गांव पहुंची पवन के साथ वापस गांव पहुंची। घर पहुंचकर सास से सुनने को बहुत बातें मिली कि भगोड़न हो, बिना बताए भागती हो। पहले माँ बाप के यहाँ से, फिर ससुराल से, मगर अब उसे उसकी बातें कड़वी नहीं लग रही थी। उसने पैर छूकर उनसे माफी मांगी और कहा, अब ऐसा नहीं करूंगी माँ। तो पवन की माँ का दिल थोड़ा पसीज गया। उसने भी गांव वालों के ताने सुने थे। अगले दिन माँ बाप को भी बुलाया गया। आपस में बैठकर कहा सुनी भी हुई, मन मुटाव भी हुआ, पर आखिरी में दोनों पक्षों की तरफ से बात को सुलझाने की कोशिश की गई। पाखी को फिर से अपना खोया हुआ मायका और ससुराल दोनों मिल गए। पाखी को अब सबक मिल गया था कि कच्ची उम्र की भूल या लव मैरिज कोई फूलों की सेज नहीं, कांटों की बाढ़ भी हो सकती है।